क्लास का, राइट। हमने इसके पहले वाली क्लास में जो टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया था उसका नाम क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, और हम कह सकते हैं उसको क्या, टाइप ऑफ कंपनीज। लंबा चौड़ा ये टॉपिक था, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे तरीके से डेप्थ में अपने इसका डिस्कशन जो है वो अपने यहाँ पे इसका किया, ठीक है। ये सारी बातें अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या होता है, पब्लिक कंपनी का मतलब क्या होता है, ये सब अपना डिस्कशन जो है वो पहले ही हो चुका है। अब इसके बाद में एक नया टॉपिक आप सभी लोगों के लिए आपके प्यारे प्रवीण सर जो हैं वो लेके आ रहे हैं। क्या है टॉपिक का नाम? सर टॉपिक का नाम है बोले इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। बोले अगर कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना होगा तो बोले कौन सा प्रोसेस जो है वो अपने को फॉलो करना पड़ेगा, क्या क्या फॉर्मेलिटीज जो है वो बोले अपने को यहां पे निभानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। यूजुअली आपको करना यहां पे क्या है, सबसे पहली बात तो ये कि आपको जाना होगा, आपको बोले लॉगिन करना होगा, लॉगिन ऑन www.mca.gov.in। ये मैं एकदम प्रैक्टिकल वाली बातें जो ना वो आपको मैं यहां पे सिंपली बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले आपको ये वेबसाइट पे जाना होगा, वहां पे लॉगिन करना होगा, और यहां पे लॉगिन करने के बाद में सबसे पहला जो काम आपको करना है वो क्या करना है भाई साहब, कि यू नीड टू अप्लाई फॉर द नेम, ठीक है, नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ कंपनी, कंपनी के नाम के लिए आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। और ये ध्यान दीजिएगा, कंपनी के नाम के लिए अप्लाई करने के लिए आपको एक वेब फॉर्म दिया जाता है, ठीक है, एक वेब फॉर्म जो है वो बोले आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसका नाम क्या है, रन। आप इसको रन भी बोल सकते हैं, और या फिर अगर आप इसको नाम देना चाहें तो INC1। सर INC क्या है सर, इनकॉर्पोरेशन का शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं आप, INC मतलब इनकॉर्पोरेशन। सबसे पहले वाला जो फॉर्म है वो बोले आपका यहां पे कहलाता है रन। सर बोले ये रन फॉर्म जो है इसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है बताएंगे क्या बोले आप? तो ध्यान से देखिएगा भाई साहब, रन का मतलब होता है रिजर्व यूनिक नेम, ठीक है। सर चूंकि यहां पे आपको वर्ड खुद बता रहा है कि आपके कंपनी का जो नाम रहेगा ना वो क्या रहना चाहिए, यूनिक वाला होना चाहिए। सर ये चलेगा क्या? मैं सोच रहा था रिलायंस कंपनी का नाम जो है वो बहुत फेमस है, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं अपनी कंपनी का नाम जो है वो रिलायंस रख लूं, ये चलेगा क्या सर? आंसर इज नो सर। सर टाटा चलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं सर। विप्रो रख लूं सर? नहीं। इन्फोसिस चलेगा? नहीं। इनमें से कोई भी नाम जो है वो आप रखने की बात यहां पे नहीं कर सकते हैं। सर क्यों ऐसा? क्योंकि कहा गया है कि आपका जो नाम रहेगा वो ऐसा होना चाहिए जो कि किसी दूसरी कंपनी के नाम से क्या ना करता हो, रिजेंबल ना करता। ये समझ में आया? पूरी तरीके से यूनिक नाम जो है वो बोले आपकी कंपनी का रहना चाहिए। इस दिस पॉइंट के लिए बोले ठीक है सर, लेकिन सर बोले ये प्रोसेस एग्जैक्टली होगा कैसे, किस तरीके से करना होगा? तो ध्यान से भाई साहब, जैसे ये वेबसाइट आपको यहां पे दिखाई दे रही है, क्या है वेबसाइट का नाम? बोले MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसमें आपको क्या करना है, जैसे आप गए यहाँ पे MCA सर्विसेज वाले पॉइंट पे, पोर्टल पे, और या फिर आपने क्या किया, आपने माय वर्क प्लेस वाले पे क्लिक किया। जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया तो वो आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा, आपका एक आईडी जो है वो बना हुआ होगा, जो कि अगर आप चाहें तो आप भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे एक मैंने डमी आईडी यहां पे बनाया हुआ है मेरे नाम से, राइट। मेरा रियल आईडी जो है वो मैं आपको यहां पे नहीं दिखा पाऊंगा, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट एक डमी वाला आईडी जो है वो मैंने यहां पे बनाया हुआ है जिसमें मैंने लॉगिन किया। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि लॉगिन करने के बाद में ये आपका वर्क स्पेस है। अगर आपने किसी कंपनी के लिए काम किया हुआ है तो वो आपको यहां पे दिखाई देगा। अगर बोले कोई रिपोर्ट वगैरह जो है आपने मंगवाई हुई है MCA वेबसाइट से तो आपको यहां पे दिखाई देगा, और कोई सर्टिफाइड कॉपीज वगैरह अगर आपने मंगवाई होगी तो वो यहां पे दिखाई देगा, ठीक है। और जो बोले आपको ROC के पास में डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल करने होते हैं, अगर वो आपको करना है तो बोले ये अपलोड ई फॉर्म करके आपको टैब यहां पे मिलेगा, तो यहां से बोले आपको काम कर सकते हो। बट फिलहाल अपने को क्या करना है, सब बोले हमको तो MCA सर्विसेज में जाना है, और हमको रिजर्व यूनिक नेम दिख रहा है यहां पे, ये RUN की बात अगर आप करोगे, ये रहा रिजर्व यूनिक नेम, ठीक है। बोले हमको तो इसके लिए अप्लाई करना भाई साहब, गॉट द पॉइंट। अब ये देखिए भाई साहब, यहां पे एक नोटिफिकेशन जो है वो आपको सिंपली दिया हुआ है कि MCA ने क्या किया है, जो एक अलग से रूल प्रोवाइड किया गया जिसका नाम क्या है, कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014। इसको बोले 2019 में एमेंड किया था। ये क्यों बता रहे हो सर आप यहां पे? सर इसलिए बता रहे कि जब बोले आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने की बात करोगे,
सर ध्यान से सुनिएगा, 2019 में नहीं कर रहे, भले ही उसके बाद में कर रहे, बट आपको चीजों के बारे में पता होना चाहिए था। एक्ट जब आपका आया था 2013 में आया था, इनकॉर्पोरेशन का रूल जब आपका आया था 2014 में आया था, लेकिन उसके बाद में उसमें 2019 में क्या हुआ, चेंज हुआ। चेंज क्या हुआ, स्टेक होल्डर्स आर काइंडली एडवाइज टू रेफर द रिवाइज्ड नेम रूल्स बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर कंपनी नेम रिजर्वेशन इन द रन और इन द स्पाइस टू रेफर कंप्लीट टेक्स्ट ऑन द रिवाइज रूल, प्लीज क्लिक हियर। राइट, बट फिलहाल अपने को ये चीज देखनी नहीं है, इसको अपन क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, चलिए भाई साहब, अब ये देखिए यहां पे मैंने इसको नाम क्या दिया बेटा, वेब बेस्ड फॉर्म। ऐसा क्यों बोला सर आपने, क्योंकि इसके लिए ऐसा नहीं होने वाला है कि आप फॉर्म को पहले डाउनलोड करोगे, फिर उसमें आप इंफॉर्मेशन को डालोगे, फिर उसको आप अपलोड करोगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसे वेब फॉर्म नहीं कहा जाएगा, उसे ई फॉर्म कहा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अगर फॉर्म को पहले डाउनलोड करना पड़ रहा है, बाद में उसमें इंफॉर्मेशन डालनी पड़ रही है, और बाद में जो मैंने आपको अपलोड वाला टैब दिखाया था, अपलोड ई फाइल्स वाला, राइट, वहां पे जाके अगर आपको अपलोड करना पड़ रहा है तो उसे क्या कहेंगे उसे आप ई फॉर्म का नाम देंगे। और ये कौन से वाला फॉर्म है, वेब बेस्ड फॉर्म। क्यों सर, वेबसाइट के अंदर ही फॉर्म दिया हुआ है, वेब बेस्ड हो गया। सर क्या करने वाले हो आप यहां पे, हमने कहा हमें तो सर नया रिक्वेस्ट यहां पे डालना है। ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी आपकी कंपनी बन चुकी है और आप उसका नाम जो है वो चेंज करने की बात कर रहे होंगे। ये समझा, बोले ठीक है सर। अब ये ध्यान से सर, बोले अगर नया रिक्वेस्ट है तो क्या मेरे पास में सिन नंबर होगा क्या, सर ये सिन नंबर क्या होता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। आगे चल के बताऊंगा मैं आपको इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से, लेकिन इतना फिलहाल ध्यान रखिएगा। मैंने कहा सर वो सब तो नहीं है मेरे पास में, लेकिन हाँ जो नाम मैं यहां पे लेना चाहता हूं, मान लीजिए मैंने यहां पे नाम जो है वो बताया, मैंने कहा नाम है PCBABA बाबा प्राइवेट सॉरी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, मैंने कहा भाई साहब एक तो ये नाम जो है ना वो बोले मेरे को चाहिए, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि ये नाम किसी और ने अगर ले लिया होगा तो मैंने कहा यार मेरा दूसरा नाम लेट्स से CS PC बाबा प्राइवेट लिमिटेड, बता दिया मैंने, गॉट द पॉइंट। अच्छा दूसरी बात, सर बोले एक बात बताओ, अगर दोनों में से कोई भी नाम जो है वो ऑलरेडी अगर किसी ने ले लिया होगा तो मैं एक काम करता हूं, मैं ऑटो चेक कर लेता हूं। जैसे ही मैंने ऑटो चेक पे क्लिक किया, भाई साहब न्यू रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो फिर ये सिन नंबर की बात क्यों कर रहे हैं, नहीं है सर मेरे पास में सिन नंबर। चेंज ऑफ नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी, चाचा मेरे को नहीं करवाना है, मेरे को नाम चेंज जो है वो नहीं करवाना है, हैं रिजर्व यूनिक नेम RUN। अच्छा पंगा है, का पंगा है भाई साहब, ध्यान से सुनिएगा। अब जो आपका ये रिजर्व वाला फॉर्म रहेगा ना, रन वाला जो फॉर्म रहेगा, ये बोले सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए ही रहेगा। तो सर अगर मेरे को नई कंपनी के लिए करना है तो मैं क्लिक करूंगा स्पाइस वाले फॉर्म पे। ये ध्यान से देखिएगा भाई साहब, यहां पे जस्ट अ सेकेंड, MC सर्विसेज स्पाइस वाला फॉर्म, हाँ ये ध्यान से सुनिएगा। यहां पे आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है न्यू एप्लीकेशन वाले पे। ठीक है, यहां पे आपको नाम देना भाई साहब, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रवीण सर से गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिएगा भाई साहब। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको बोले यहां पे नए नाम के लिए अप्लाई करना। अब अगर बोले आपको नए नाम के लिए अप्लाई करना होगा तो इसके लिए आपको एक फॉर्म दिया गया है जिसका नाम क्या है, SPICE+। क्या है फॉर्म का नाम, स्पाइस प्लस नाम जो है वो बोले यहां पे दिया गया है। सर ये बोले स्पाइस प्लस फॉर्म जो है इसका मतलब क्या होता है, तो ये ध्यान से सुनिएगा। इसका अगर मैं फुल फॉर्म के बारे में बात करूं तो फुल फॉर्म आपका रहेगा भाई साहब, बोले सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी, फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी, और ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है सर, सामने में प्लस क्यों दिया हुआ है, क्योंकि इसका पहले भी ऑलरेडी एक वर्जन जो है वो आ चुका था जिसमें कुछ फीचर्स दिए हुए थे और कुछ नए फीचर जो है वो ये वाले में ऐड किए गए। तो वो बोलते ना कि ये बोले स्पाइस वाला फॉर्म है, ये स्पाइस अल्ट्रा लेजेंड वाला फॉर्म है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सेम ऐसे इसको अपन क्या बोल सकते हैं, स्पाइस प्लस फॉर्म जो है वो बोल सकते हैं। बड़ी ध्यान से सुनिएगा, अगर बोले मैं स्पाइस प्लस फॉर्म के बारे में बात करूं तो इस फॉर्म में बेसिकली दो पार्ट्स आपको दिए गए हैं। कितने पार्ट्स दिए गए, दो पार्ट्स आपको दिए गए हैं। पहला जो पार्ट है इसको सिंपली नाम दिया जाता है पार्ट A, और दूसरा जो पार्ट रहेगा, सर बोले इतना तो हमको समझ में आता है सर,
इसको कहा जाएगा पार्ट नंबर बी। सर अगर मैं पार्ट नंबर ए के बारे में बात करूं, इट इज फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नेम। ये ध्यान से सुनिए भाई साहब, पहले ऐसा हुआ करता था कि नाम को रिजर्व करवाने के लिए अलग से रन फॉर्म जो है वो बोले आपको भरना पड़ता था, लेकिन अब अगर बात करोगे तो ये कहा गया है कि जब आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, इस चीज के बारे में आपको पता ही है, तो इसके लिए बोले पहले अलग से फॉर्म भरोगे, फिर इसके बाद में अलग से दूसरे वाला फॉर्म भरोगे। ये करने का सेंस ही नहीं बनता है। एक काम करते हैं, एक ही फॉर्म को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एंड भाई साहब यहां पे गौर फरमाइएगा, सर चाहे आप रन फॉर्म के बारे में बात कीजिए, चाहे आप स्पाइस फॉर्म के बारे में बात कीजिए, दोनों के दोनों जो फॉर्म आपके हैं ये कौन से वाले फॉर्म से भाई साहब, बोले वेब बेस्ड फॉर्म है भाई साहब। मतलब वेबसाइट पे जाना है, वही जाके आपको क्या करना है, इसको फिल करना है। बोले ठीक है सर। तो चलिए यहां पे ये देखिएगा ध्यान से, बोले आपको क्या करना है, बोले हमें एक टाइप ऑफ कंपनी जो है वो बनानी। सब बोले कौन से टाइप की कंपनी आप बनाना चाहते हो, तो यहां पे गौर फरमाइएगा, ऑप्शन देखिए कितने सारे दिए हुए आपको। सब बोले प्रोड्यूसर कंपनी है, अनलिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट में ओपीसी। वापस से एक और प्रूफ, मैंने आपसे कहा था ओपीसी इज टाइप ऑफ अ प्राइवेट कंपनी विद सम यूनिक फीचर्स। यहां देखिए ये एक और प्रूफ आ गया, क्या प्राइवेट कंपनी है लेकिन कौन से वाली, ओपीसी वाली। फिर उसके बाद आईएफएससी कंपनी। सर ये सब क्या होता है, अपन अगले लेवल पे जाके पढ़ेंगे, यहां नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। फिर सेक्शन 8 कंपनी मतलब एनजीओ एनपीओ। फिर उसके बाद में निधि कंपनी, सर ये क्या होता है, ये भी अपन आगे चल के पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में दिया गया है न्यू कंपनी अदर्स। फिर बोले पार्ट 1 सेक्शन 8 कंपनी वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे आपको ऑप्शन यहां पे दिए हुए हैं। अपने को करना है न्यू कंपनी अदर्स। उसमें सवाल पूछा गया, सब बोले ये नई कंपनी में आप एग्जैक्टली बनाना क्या चाहते हो, क्या आप इसमें प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हो क्या। सर वो मेरे को ऑप्शन भी नहीं आया यहाँ पे। चलिए ठीक है, जो भी है, न्यू कंपनी अदर्स अपन यहां पे क्या करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, ठीक है। यहां पे ऑप्शन आ गया। क्लास ऑफ कंपनी जो है वो कैसी रहने वाली है, ये बोले अपनी प्राइवेट वाली रहने वाली, ठीक है सर। फिर इसके बाद में क्या वो कंपनी आपकी लिमिटेड बाय शेयर्स वाली होगी या फिर बोले वो गारंटी वाली कंपनी होगी, सब कैटेगरी में यहां पे। अच्छा ये भी ध्यान से सुनिए भाई साहब, याद कीजिए मैंने आपको पिछले वाली क्लास में बताया था, तीसरा पॉइंट देखिए, नॉन गवर्नमेंट कंपनी। सर मैं गवर्नमेंट से बिलोंग ही नहीं करता हूं, जब मैं गवर्नमेंट से बिलोंग नहीं करता, मैं क्या करूंगा, नॉन गवर्नमेंट कंपनी वाला जो फंडा रहेगा उस पर क्लिक करूंगा। और फिर उसके बाद में सब बोले आपका काम क्या है, ये ध्यान से सुनिएगा, यहां पे आपको काम नहीं डालना है बल्कि आपको यहां पे डालना होगा नंबर। एग्जाम्पल अगर मैंने 20 डाला, देखिए वहां पे क्या आ रहा है, मैन्युफैक्चर ऑफ वुड एंड ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द वुड एंड कॉर्क एक्सेप्ट फर्नीचर, मैन्युफैक्चर ऑफ द आर्टिकल ऑफ स्ट्रॉ, प्लांटिंग मटेरियल वगैरह वगैरह, ठीक है। 22 पे पब्लिशिंग, प्रिंटिंग, रिप्रोडक्शन ऑफ द रिकॉर्डेड मीडिया। फिर उसके बाद में 23 पे न्यूक्लियर फ्यूल, 24 पे केमिकल, 25 पे मैन्युफैक्चर ऑफ रबर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये पूरा ऑप्शन वहां पे आपको मिल जाएगा, ये समझ में, ठीक है। फिर इसके बाद में जो बोले आपका ऑब्जेक्ट है उसके बारे में आप क्या करोगे, जितनी भी बातें आपको बतानी है वो बातें बोले आप यहां पे सिंपली बता दोगे, जो भी आपको बताना होगा उसके हिसाब से, ये समझा। और फिर इसके बाद में यहां पे आप क्या करोगे, नाम के लिए सिंपली अप्लाई कर दोगे। मैंने कहा सर हमारी कंपनी का नाम जो है, एक नाम बोले पीसी बाबा प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा बोले सीएस पीसी बाबा प्राइवेट लिमिटेड, बराबर है। ये दो बोले मैंने यहां पे सिंपली बता दी। बोले ठीक है साहब, क्या कर दिया अपन ने, ऑटो चेक पे क्लिक किया। अब ये देखिए भाई साहब, एंटर द सफिक्स एज पर द कंपनी टाइप। सर यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसके पीछे जो नाम है ये पूरा आपको यूज करना पड़ेगा, PRIVATELIMITED, प्राइवेट लिमिटेड। सेम थिंग यहां पे भी भाई साहब, प्राइवेट लिमिटेड, ये समझा, ये आपको करना पड़ेगा। फिर बोले चूज फाइल में आप कोई तो भी फाइल जो है वो डाल दोगे और फिर आप किस पे क्लिक कर दोगे, ऑटो चेक पे सिंपली क्लिक कर दोगे। तो ये देखिए वैसे भी ये ग्रीन हो गया, यहां पे क्या बताया जा रहा है, ग्रीन हो गया। इसका मतलब सर बोले हमने क्या किया, अपने पूरे सिस्टम के अंदर प्रिलिमिनरी चेक कर लिया। बोले अच्छा ये तो आपको पता है कि अगर आपको नाम अवेलेबल करवाना होगा तो जो आपका आरओसी होता है वो सेंट्रल वाला होता है, मतलब एक सेंट्रल रजिस्ट्री है जिसके पास में ऑलरेडी पूरे कंट्री में जितने भी कंपनीज बनी हुई होंगी, जिस नाम से कंपनी बनी हुई होंगी उसका रिकॉर्ड मेंटेन है।
और वो रिकॉर्ड ऑनलाइन अवेलेबल भी है। अगर वो रिकॉर्ड ऑनलाइन अवेलेबल है तो सर ये ऑलरेडी सिस्टम में चेक हो चुका है कि जो नाम आप यहां पे लेने की बात कर रहे हो वो नाम अभी फिलहाल किसी के पास भी नहीं है। मतलब अगर आप चाहो तो ये चीज को लेने की बात कर सकते हो। ये समझ में आया भाई साहब? बोले हाँ सर, ये बात जो एकदम समझ में आ गई। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद मैंने सेव कर दिया यहां पे, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्या लिख के रहे, स्पाइस प्लस का पार्ट ए जो है वो बोले सक्सेसफुली आपका क्या हो चुका है, सेव हो चुका है। अब ये सेव हो जाने के बाद में आप इसको क्या कर सकते हैं, सबमिट करेंगे। अब मान लीजिए कि मैंने क्या किया, सबमिट पे क्लिक किया। अब देखिए अगला क्या पूछ रहा है, सर क्या आप सिर्फ नाम रिजर्व करवाना चाहते हैं अभी के लिए, और या फिर आपका भी ये इंटेंशन है कि मुझे क्या करना है, इसका इनकॉर्पोरेशन करना, या फिर मैंने कहा नहीं यार नाम मैं यही रखूं या मैं इसको चेंज कर दूं, मैं सोच रहा हूं कि क्या करूं क्या नहीं करूं करके, ठीक है। तो ऐसे केस में आप कैंसिल भी कर सकते हो, राइट। बट मैंने कहा यार चलो एक काम करते हैं, अपन ना इनकॉर्पोरेशन की बात जो है वो यहां सिंपली कर लेते हैं, प्रपोज ओनली वन नेम। हाँ ये भी सही है सर, अगर आप सही में इनकॉर्पोरेशन की बात कर रहे हो मतलब एक ही नाम से इनकॉर्पोरेट होगा, बोले हाँ तो चलिए एक काम कीजिए, एक ही नाम को बोले आप क्या करोगे, अच्छा फिर से ऑटो चेक करना पड़ेगा। फिर से अपन ने ऑटो चेक किया, फिर से अपन ने सेव कर दिया, और सेव करने के बाद में सबमिट कर दिया और प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन। अब ये देखिए भाई साहब, इसके आगे इतना सारा इंफॉर्मेशन जो है वो आपको डालना पड़ेगा, सेव एंड कंटिन्यू, सेव एंड कंटिन्यू, सेव एंड कंटिन्यू आपको करना पड़ेगा। फिर आगे चल के सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद में वहां पे आपको स्टैंप ड्यूटी जो है वो पे करने की बात आएगी, रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो सब आपको पे करने की बात जो है वो आपको आने वाली। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। तो वेबसाइट से यहां पे मैंने आपको सिंपली दिखा दिया है, लेकिन ये चीज को मैं आपको यहां पे बता देता हूं, ये ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमने क्या कहा कि अगर आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने की बात करते हैं तो आपको जाना होगा mca.gov.in पे। यहां जाने के बाद में आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद में आपको जाना है स्पाइस प्लस में। सर स्पाइस प्लस वाला जो फॉर्म आपका है ये कौन से वाला फॉर्म है सर, वेब बेस्ड फॉर्म है, मतलब फॉर्म को डाउनलोड नहीं करना है, डाउनलोड करके वापस आपको अपलोड नहीं करना, क्या करना है वहीं पे इंफॉर्मेशन को आपको पुट करना है, ठीक है सर। अब ये ध्यान से सुनिएगा सर, पहला पार्ट जो है वो रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए। अगर मैं रिजर्वेशन ऑफ नेम के बारे में यहां पे बात करूं तो ध्यान से सुनिएगा, इसके लिए बोले आपको जो फीस पे करनी पड़ेगी ये बोले 1,000 रुपए की फीस आपकी रहती है। और जब आपने नाम को ऑलरेडी अवेलेबल करवा लिया होगा तो सच नेम शैल बी अवेलेबल such unique name shall be available for 20 days। ये समझ में, मतलब एक बार अगर आपको यहां पे नाम मिल चुका है तो ये 20 दिन के लिए नाम जो है वो आपके पास में अवेलेबल होगा। मतलब इस नाम का इस्तेमाल करके अब अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं। लेकिन सर एक बात बताओ, अगर 20 दिन मतलब आज मैंने ये नाम के लिए अप्लाई किया, आपको लगा कि अरे प्रवीण सर ये बड़ा यूनिक नाम आपने यहाँ पे चूज किया है, काश हम भी ऐसा कोई नाम जो है वो ले पाते। अभी ध्यान से सुनिएगा, आज अगर मैंने पीसी बाबा का नाम जो है वो रजिस्टर कर दिया है तो मेरे पास में 20 डेज का टाइम है, मैं कभी भी सेकंड वाला स्टेप जो है उसको कंप्लीट कर सकता हूं, पार्ट बी वाला जो फॉर्म है वो भर सकता हूं। लेकिन मैंने कहा पहले एक बार थोड़ा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, क्लासेस कर लेते हैं, कंपनी बनानी है वो तो अपन कभी भी बना लेंगे, बाद में बना लेंगे। ऐसे करते 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 20 दिन में भूल ही गया कि कंपनी बनानी है, राइट। और 21वें दिन आप ताक लगा के बैठे थे और आपने क्या किया, ऐसे ही गए एमसी की वेबसाइट पे और यही वाले नाम के लिए आपने क्या कर डाला, अप्लाई कर डाला। आपने अप्लाई किया, नाम आपको मिल गया। क्या ऐसा हो सकता है क्या? यस। 20 डेज तक आप इस नाम को लेने की बात नहीं कर सकते, इस नाम को यूज करके कंपनी बनाने का अधिकार जो है वो मेरे पास में। लेकिन अगले वाले दिन यानी कि 21वें दिन अगर कोई और बंदा इस नाम को मेरे से पहले ले लेता है तो नाम गया। ये समझ में? इसका मतलब क्या हुआ, शैल बी अवेलेबल फॉर 20 डेज एंड इन दीज 20 डेज the company shall be incorporated using the available name।
जो नाम बोले आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल हुआ है उसको यूज करके आपको क्या करना होगा, कंपनी को बोले इनकॉर्पोरेट आपको करना पड़ेगा। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। अभी ध्यान से सुनिएगा। सर बोले अगर मैं नाम को यूज करके कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के बारे में अगर बात करूं तो अगला स्टेप क्या रहेगा सर? सर बोले आपको स्पाइस प्लस का पार्ट नंबर बी जो है ये बोले आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है सर। अब इसमें क्या करना होगा, सारी इंफॉर्मेशन जो है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ प्रपोज्ड कंपनी, ठीक है, ये बोले आपको डालनी पड़ेगी पहली बात। ठीक है। दूसरी बात सर बोले आपको यहां पे ये भी बताना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज सर बोले प्रपोज्ड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ऑफ द कंपनी। लेकिन सर एक बात यहां पे ध्यान से सुनिएगा, क्या सर बोले हमारी कंपनी में जो बंदा डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट होने की बात करता है, हमने ऐसा कुछ तो भी सुना था कि इस बंदे को बोले एक नंबर लेना पड़ता है जिसको नाम क्या दिया जाता है, डिन नंबर। कौन सा नंबर? डिन नंबर। सर बोले अगर मैं डिन नंबर के फुल फॉर्म के बारे में बात करूं तो इसका फुल फॉर्म क्या बनता है बेटा? फुल फॉर्म बनता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। कौन से वाला नंबर बनता है? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब ये बात ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। सर अगर मान लीजिए ऑलरेडी कोई कंपनी एग्जिस्ट करती, ध्यान से सुनिएगा क्या बोला मैंने, अगर मान लीजिए ऑलरेडी कोई कंपनी एग्जिस्ट करती है और उस कंपनी के अंदर आपको अगर डिन नंबर लेना होगा और उसके अंदर डायरेक्टर के पोस्ट पे अपॉइंट होना होगा तो अलग से एक फॉर्म दिया जाता है जिसका नाम होता है DIR3। वो फॉर्म बोले आप आरओसी के पास में फाइल करते हैं और आप डिन नंबर लेते हैं। लेकिन अब चूंकि यहां पे एक नई कंपनी जो उसको इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, बोले हाँ सर, तो स्पाइस प्लस वाला जो फॉर्म है इतना एडवांस फॉर्म है कि 3 लोगों का डिन नंबर जो है जिनको आप अपनी कंपनी में प्रपोज्ड डायरेक्टर के तौर पे प्रेजेंट कर रहे हैं, उनका डिन नंबर लेने के लिए अलग से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपका काम हो जाएगा। बाप रे बाप। मतलब ध्यान से देखिएगा क्या बोला भाई साहब, कहा गया कि डिन ऑफ अप टू 3 डायरेक्टर्स कैन बी अप्लाइड फॉर इन पार्ट बी। पार्ट बी वाला जो फॉर्म है ना, इसी से आप क्या कर सकते हो, डिन के लिए अप्लाई कर सकते हो। 3 डायरेक्टर्स के डिन के लिए यहीं से अप्लाई कर सकते हो। ये समझ में? अलग से फॉर्म क्यों भरना, बोले फटाफट काम होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। काफी सुन रहे होंगे आप आजकल अपन ये चीज के बारे में, जब से बोले मोदी ने कहा है क्या, बोले आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर, कंट्री को आत्मनिर्भर बनाना है। तो बिजनेस को करना जब आसान बनाया जाएगा तो कंट्री आत्मनिर्भर जो है वो बनने की राह पे आराम से चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में? आप बोले ठीक है सब। अच्छा, फिर इसके बाद में तीसरा पॉइंट सब बोले कंपनी का देयर शुड बी अ रजिस्टर्ड ऑफिस, डिटेल्ड एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी। बराबर, ये आपको बताना पड़ेगा ना, अदरवाइज बोले कम्युनिकेशन कहां पे करेंगे भाई साहब। गॉट द पॉइंट? अच्छा सर एक बात बताओ, अगर मान लो जिस टाइम पे हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, अगर उस टाइम पे हमारे पास में कोई ऑफिस नहीं रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ध्यान से सुनिएगा क्या बोले सर, इफ कंपनी डू नॉट हैव या इफ नो रजिस्टर्ड ऑफिस at the time of incorporation, अगर बोले इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे कंपनी के पास क्या नहीं है, रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है, देन it should have registered office within 30 days फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये ध्यान से, यहां पे DOI इसका मतलब क्या है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर 30 दिन में आपके पास में होना चाहिए, एंड
it shall be informed to ROC in फॉर्म नंबर INC 22। सर कुछ ऐसे फॉर्म का नंबर रहेगा जो अगर आपको याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रह पाते हैं, नहीं रख पाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट कोशिश कर लीजिएगा कि अगर आप चाहो मतलब इनको अच्छे से आप याद करो। ये समझ में एग्जाम्पल कई बार ऐसा हो सकता है कि एग्जाम के अंदर आपको क्या कर लिया जाए, ये फॉर्म का नंबर जो वो पूछ लिया जाए। रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में अगर बताना है तो बताइए किस में बताएंगे। बोले अगर कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे होंगे उस टाइम पे अगर आपके पास में ऑफिस है तो स्पाइस प्लस में बता दो, लेकिन सर उस टाइम पे नहीं है, बाद में बताना है तो, या कल को जाके चेंज करना है तो अलग से फॉर्म दिया गया है INC 22, इसमें बताना पड़ेगा। ये समझ में आ गया? बोले ठीक है सर। अच्छा, फिर इसके बाद में आते भाई साहब दो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले डॉक्यूमेंट। एक है जिसको नाम दिया जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पूरा लिख देता हूं मैं यहां पे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, शॉर्ट में अगर नाम देंगे तो इसको कह सकते हैं क्या, MOA। सर ये क्या होता है? MOA जो है वो कंपनी का एक चार्टर डॉक्यूमेंट होता है। MOA जो है वो कंपनी का संविधान होता है। MOA जो है वो कंपनी का फाउंडेशन होता है। MOA जो है वो कंपनी का बेस होता है। मतलब कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का ऑफिस कहां होगा, कंपनी किस काम के लिए पैदा की गई है, कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी होगी, कंपनी में कैपिटल जो है वो कितना रहने वाला है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये बातें जो है वो बोले लिखी हुई रहती। गॉट द पॉइंट? तो ये आपको फाइल करना पड़ेगा। फिर इसके बाद में सब बोले एक और डॉक्यूमेंट आपका होता है जिसको नाम दिया जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, शॉर्ट में अगर आप नाम देना चाहें तो कह सकते हैं क्या, ए। सर ये क्या होता है? ये बोले कंपनी का ना बायलॉज होते हैं। बायलॉज मतलब इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन। कंपनी के जरिए कंपनी के मेंबर क्या काम कर सकते हैं, कंपनी के जरिए कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो क्या काम कर सकता है। ठीक है, कंपनी के अंदर जब आपको शेयर्स लेने होंगे उसके लिए प्रोसीजर क्या फॉलो करना पड़ेगा। सर अगर आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो उसमें 3 बातें जो हैं वो भी बोले आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई रहनी चाहिए कि आपकी कंपनी ये नहीं कर सकती है, वो नहीं कर सकती है, फलाना है ना ढिमका है। ये समझ में आया? तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको क्या करना होगा, ये बोले आपको फाइल करना पड़ेगा ROC के पास। ROC के पास मतलब वहीं पे आपने क्या कर दिया, MC की वेबसाइट पे आपने फाइलिंग जो है वो कर दिया। किसको फाइल किया आपने फाइल किया यहाँ पे स्पाइस प्लस का पार्ट नंबर B। ये समझ में आया? और इनके साथ में अगर मैं सिंपली यहां पे बताऊं तो आपको फीस पे करनी पड़ती है भाई साहब। ठीक है, कलर चेंज कर देता हूं। आपको फीस पे करनी पड़ेगी। एक तो बोले आपको स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, ठीक है, प्लस बोले आपको जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है, राइट, ये फीस जो है वो भी आपको पे करना पड़ेगा। ये सारी चीजें जब आपने MC की वेबसाइट पे अपलोड कर दी है, इसका मतलब क्या होगा कि ये आपने ROC के पास में भेज दिया। गॉट द पॉइंट? और अगर ROC को सारी चीजें सही लगी, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर ROC को सारी चीजें सही लगी तो ROC जो है वो आपको दे देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, और अगर मैं शॉर्ट में इसको नाम देना चाहूं तो आप इसको नाम क्या दे सकते हैं, COI। नीचे ले लेते इसको, सॉरी, इसको यहां नीचे जो है वो ले लेते हैं, राइट, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और ये ध्यान से सुनिएगा सर, बोले आपका जो ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा इसमें सबसे पहली बात तो ये कि डेट लिखी गई होगी, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपकी जो कंपनी है उसका नाम जो है वो लिखा गया होगा, नेम ऑफ कंपनी। तीसरी बात ये कि आपके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे एक नंबर लिखा गया होगा जिसको नाम दिया जाता है क्या, सिन। क्या नाम दिया जाता है, सिन। सर ये सिन क्या होता है, ये ध्यान से सुनिए भाई साहब। सिन का अगर मैं फुल फॉर्म यहां पे बोलूं तो आप बोल सकते हैं कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। सर ये सिन नंबर जो आपका रहता है, ये ध्यान से सुनिए, इसके बारे में आपको एग्जाम में MCQ वगैरह जो है वो पूछा जा सकता है एक आधा, कि सर ये जो होता है ये बोले आपका 21 लेटर्स का रहता है।
कितने लेटर्स का होगा? 21 लेटर्स का होगा, जिसमें से पहला लेटर जो है या तो बोले यू रहेगा और या तो फिर बोले वो एल रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको 5 नंबर्स मिलेंगे, 1 2 3 4 5। यहां पे भी लिख देता हूं 1 2 3 4 5। गॉट द पॉइंट? फिर इसके बाद में आपको यहां पे दो वापस से अल्फाबेट मिलेंगे, MH मतलब महाराष्ट्र, PB मतलब शायद पंजाब। गॉट द पॉइंट? ये आपको मिलेगा। फिर इसके बाद में आपको यहां पे 4 न्यूमेरिकल जो हैं वो बोले आपको यहां पे मिल जाएंगे, 2014 2022। मतलब सर ये साल में शायद कंपनी का क्या किया गया होगा? इनकॉर्पोरेशन किया गया होगा। बोले ठीक है साहब। फिर इसके बाद में आपको 3 अल्फाबेट फिर से मिल जाएंगे, PTC, PLC या फिर OPC। गॉट द पॉइंट? या फिर बोले GLC, राइट? ऐसे अलग अलग। सर ये क्या? बोले प्राइवेट कंपनी है या गवर्नमेंट कंपनी है या OPC कंपनी। और फिर इसके बाद में लास्ट आपका आता है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ U और L। ये ध्यान से भाई साहब, सर ये आपको बताता है कि आपकी कंपनी जो है वो बोले अनलिस्टेड है और या फिर बोले वो कंपनी आपकी लिस्टेड वाली। अगर यू लिखा हुआ होगा तो अनलिस्टेड होगा, अगर एल लिखा हुआ होगा तो लिस्टेड रहेगा। ये समझ में आया? बोले ठीक है साहब। फिर इसके बाद में अगर आप यहां पे देखोगे, जो आपको अगले 5 नंबर जो है जो आपको यहां पे दिए गए हैं, इसको आप नाम दे सकते हैं क्या? इंडस्ट्री टाइप। याद है अपन ने 20 22 23 24 25 ऐसा अपन ने वहां पे डाला था? बोले हाँ। वो क्या थे? वो ये स्टार्टिंग के 2 लेटर थे। स्टार्टिंग के 2 लेटर वहां पे 22 अगर रहेगा, आगे फिर आपको और दिया हुआ है, मतलब सब इंडस्ट्री की बात करता है। पहले 2 जो रहेंगे वो मेन इंडस्ट्री की बात करते हैं और बाकी 3 जो होंगे वो सब इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। ये समझ में आया? बोले ठीक है साहब। फिर इसके बाद में अगर आप देखोगे तो ये तो आपको क्लियर है भाई साहब। ये क्या है? ये है बोले स्टेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। स्टेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कौन से स्टेट में आपकी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन जो है वो बोले किया गया। फिर इसके बाद में अगले वाला, सर ये तो एकदम क्लियर है, शॉर्ट में लिख रहा हूं YOI, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कौन से साल में कंपनी जो है उसका इनकॉर्पोरेशन किया गया है, ये आपका यहां पे आता है। ठीक है साहब। फिर इसके बाद में PTC PLC, ये क्या है? सर ये टाइप ऑफ कंपनी है सर, टाइप ऑफ कंपनी है। सर बोले प्राइवेट वाली है, पब्लिक वाली है, गवर्नमेंट वाली है या फिर वो फॉरेन वाली है? ठीक है, फॉरेन वाली रही तो अलग रहेगा, फॉरेन ट्रेडिंग कंपनी FTC। ठीक है, चलिए। और फिर उसके बाद में भाई साहब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो 6 नंबर आपके यहां पे रहेंगे ना, इसको आप सिंपली नाम क्या दे सकते हो? रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, एक्चुअल में किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका रहेगा वो ये आखिरी वाले 6 नंबर एक्चुअल में रहते हैं। ये समझ में आया? मैं ट्राई करता हूं कि मेरे पास में फिलहाल अगर किसी कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अगर होगा तो मैं आपको अभी दिखा दूं उसको, बट मुझे डाउट है कि क्या मेरे पास फिलहाल होगा या नहीं होगा। जस्ट अ सेकेंड। आई डाउट। नहीं है। इसमें भी नहीं है। बट चलो कोई बात नहीं, यहां पे देखते जैसे ये कंपनी है जिसका नाम क्या है? बोले सर रिलायंस कंपनी नाम है सर इसका। तो इसमें दिया हुआ होगा ना सिन नंबर वगैरह, लेट्स सी अगर दिया हुआ है तो। दिया हुआ नहीं दिख रहा है मुझे तो। चलो आखिरी पेज पे देखेंगे क्या? यस, नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है अगर देखेंगे तो सबसे पहली बात कंपनी का नाम यहाँ पे बताया हुआ है। दूसरा ऑफिस, रजिस्टर्ड वाला ऑफिस कहाँ पे है, यानी कि अगर आप बात करते हैं किसके बारे में, कंपनी के एड्रेस के, ROC के पास में ये वाला एड्रेस जो है वो क्या है? रजिस्टर्ड है। सर डज इट मीन कि इस कंपनी का यही एक ऑफिस है? नहीं सर, पूरे इंडिया में बहुत सारे ऑफिस होंगे बट यही एक ऑफिस है जो कि क्या है?
आरओसी के पास में रजिस्टर्ड है, ठीक है। फिर इसके बाद में ये इसका ईमेल आईडी है, ये इसकी वेबसाइट है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इनका रजिस्ट्रेशन जो है वो किस हिसाब से, मतलब लिस्ट, ये रहा रे सिन नंबर, ये रहा भाई साहब, ये देखिए कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, सबसे पहला लेटर क्या है, एल, एल मतलब सर लिस्टेड कंपनी। दूसरा यहाँ पे आप देखोगे 17110, 5 आ गए, ठीक है। फिर आता है एम एच मतलब महाराष्ट्र। 1973 मतलब 1973 में ये कंपनी का क्या किया गया था, इनकॉर्पोरेशन किया गया था। सर पीएलसी का मतलब क्या है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और फिर उसके बाद में जो आगे ये आपको दिखाई दे रहे होंगे 6 लेटर 019786, ये क्या है सर, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है सर, ये समझ में आया। ये बोले आपकी कंपनी का क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर है। अच्छा एक चीज और देखना, अगर आप चाहो तो ये वाली चीज को आप इवन वेबसाइट पे जाके भी क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। ये ध्यान से देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है फाइंड सिन करके। एमसे की वेबसाइट पर अगर आप जाके देखोगे ना तो वहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको सिंपली मिल सकती है। ये लो, आजा आजा ओ मेरे जानी, जल्दी से आजा। ये देखिए भाई साहब, सर्च बेस्ड ऑन द नेम बेसिस पे नहीं, सिन नंबर बेसिस पे, ठीक है। आरओसी कहाँ का है, बोले आरओसी जो है ये मुंबई का है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो बता दो, बोले रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो, एक सेकेंड, या सिन नंबर के बेसिस पे करते हैं, सर्च ऑन द बेसिस ऑफ, नहीं ये, अच्छा ये सिन फाइंड करने की बात कर रहा है, चेक कंपनीज नेम पे क्लिक करते हैं। या अगर मैं फाइंड सिन पे ही करूँ तो कंपनी पे क्लिक किया सबसे पहले, बेस्ड ऑन द रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था इसका, 019786, 019786, गो, प्लीज एंटर द लेटर शोन, कौन सा लेटर, अच्छा ये वाले लेटर, ई छोटा वाला ई, ई डबल एफ एल ई डी, एफ लेड, नहीं कुछ और ही आ गया, ऑटो करेक्ट हो गया, ऑटो करेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा से देखते हैं। या फिर एक काम करता हूँ ना, सीधा डालता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सर्च करते हैं। ये देखिए भाई साहब, सेम उसी सिन नंबर के साथ में अगर आप यहाँ पे देखोगे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। बट मैं कुछ और सर्च करना चाहता हूँ यार, वो क्यों नहीं आ रहा, एक सेकंड रुकिएगा, वेट 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 वेट, इनकॉर्पोरेशन व्यू कम, हाँ ये रहा, इस पे देखते हैं अपन। हाँ जी, सबसे सबसे पहली बात तो आपको क्या सर्च करना है, अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ सिन नंबर डाल दिया और यहाँ पे क्या डालना है, CHOINST, कॉइंस्ट, सबमिट कर दिया, ये बहुत पंगा होता है। WALAND सबमिट, फिर से वही नाटक, ये बहुत बड़ा पंगा है जो कि यहाँ पे फेस करने को मिलता है। SOUCING, सोर्सिंग नहीं, SOUCING, सोर्सिंग, ठीक है, सबमिट किया। काहे मेरे भाई, काहे पीछे पड़े हो तुम, कर लेने दोनों प्लीज काम। SOKED, सोक्ड, सबमिट, नहीं हो रहा, छोड़ो, बाद में देखते हैं कभी तो भी। लेकिन ध्यान से, अगर आप ये खुद चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। सर कैसे पता आपको कि लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर यहाँ जाके देखेंगे जिसके सामने आपको वो ताला लगा हुआ दिख रहा है, देखिए यहाँ पे ये ताला है,
अगर आप देखोगे तो ये ताला लगा हुआ है, ये वाला काम बिना लॉगिन के नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको कंपनी का मास्टर डेटा देखना है, अगर आपको कंपनी का सिन नंबर देखना है, तो वो आप आराम से देख सकते हो। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। चलिए भाई, तो ये हो गया आपका क्या, कंपनी का सिन नंबर। गॉट इट? बोले ठीक है सर। तो ये बोले आपको मिल जाएगा कंपनी का कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि किस में लिखा हुआ रहेगा, कंपनी के सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो आपका रहेगा उसमें लिखा हुआ रहेगा। बट हाँ, यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा कि सर जिस दिन बोले आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, ठीक है, तो बोले सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है ये बोले आपका क्या है, एक बोले कंक्लूसिव एविडेंस है। ये क्या है? कंक्लूसिव एविडेंस। मतलब सर क्या कंक्लूसिव मतलब ये है, मान लो सब है, कल को जाके अगर मान लो कोई ऐसा ऑब्जेक्शन उठाता है, यार बोले तुम्हारी कंपनी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, सामने वाले को क्या दिखा दिया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिखा दिया। सर बोले भले ही हमारी कंपनी में कितने भी मेंबर्स होने चाहिए थे, कितने भी मेंबर्स हैं या नहीं है, हमने लीगल तरीके से किया, अगर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपने दिखा दिया तो ये इस बात का प्रूफ है कि हाँ भाई साहब ये नाम से ये वाली कंपनी जो है इस डेट से, जो भी डेट यहां पे मेंशन किया गया होगा उस डेट से क्या है, एग्जिस्टेंस में है। गॉट द पॉइंट? इट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द फैक्ट that the company with the specified name on the specified date is in existence। बराबर है? मतलब चाहे दुनिया रियलिटी में कुछ भी बोलती रहे, लेकिन अगर ये सर्टिफिकेट इश्यू हो चुका है, इसका मतलब क्या हुआ, बोले कंपनी जो है वो इस दुनिया में आ चुकी है, अब इसके एग्जिस्टेंस को कोई भी क्या नहीं कर सकता है, मना नहीं कर सकता। ये बात को बोले ध्यान में आप रखिएगा। ये समझ में आया क्या भाई साहब? अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है सर। अब इसके बाद में ध्यान से सुनिए सर। बोले एक आपने यहां पे डॉक्यूमेंट के बारे में बताया जिसका नाम क्या है, बोले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। सर बोले अगर मैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में बात करूं तो इसको क्या कह सकते हैं आप, बोले ये चार्टर है, बोले चार्टर ऑफ कंपनी, राइट, या फिर यू कैन से इट इज फाउंडेशन ऑफ कंपनी। फाउंडेशन ऑफ कंपनी, कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी क्या नहीं कर सकती है, सारी बातें किस में लिखी हुई रहती हैं, आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई रहती है। ये समझ में आया? बोले ठीक है साहब। ये ध्यान से देखिएगा सर। बोले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिस्क्राइब द ambit and power of company, पावर ऑफ कंपनी। पहली बात बोले अफर्मेटिवली, अफर्मेटिवली का मतलब क्या होता है कि क्या कर सकती है, ठीक है, एंड नेगेटिवली ऑल्सो। सर बोले नेगेटिवली का मतलब क्या होता है, बोले क्या नहीं कर सकती है। ये समझ में आया क्या भाई साहब? बोले ठीक है। और इसमें एक बात और ध्यान दीजिएगा, बोले सर एनी एक्ट डन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, एनी एक्ट डन ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी against the प्रोविजंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अगर बोले कंपनी के नाम पे कोई भी ऐसा काम किया गया जो कि कहां पे लिखा हुआ नहीं है, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ नहीं है, अगर बोले ऐसे वाला काम आपने किया, तो ऐसे केस में देन
इट विल बी कॉल्ड एज अल्ट्रा वायर्स। याद है बेटा अल्ट्रा वायर्स? अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड द अथॉरिटी, ठीक है, बियॉन्ड द अथॉरिटी। गॉट द पॉइंट? और सर जो काम बोले कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा हुआ नहीं है वो काम अगर आपने किया होगा तो ऐसे केस में जो लायबिलिटी आएगी वो कंपनी के ऊपर नहीं आएगी बल्कि किसके ऊपर आएगी? आपके ऊपर आएगी। ये ध्यान रखिएगा। ये समझ में आया? ये चीज आपको सिंपली यहां पे बोली गई। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट जो कि बोले आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनिएगा। बोले कंटेंट, कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सर इसमें फोकस कीजिएगा। सबसे पहली बात, अगर मैं कंटेंट के बारे में बात करूं तो सवाल यह है कि आपकी कंपनी कौन से वाली कंपनी है। तो बोल सकते हैं कि अगर आपकी कंपनी अदर देन ओपीसी है, ठीक है, या फिर बोले आपकी कंपनी एक ओपीसी कंपनी। अगर आपकी कंपनी अदर देन ओपीसी है तो ऐसे केस में आपके मेमोरेंडम में 6 क्लॉजेज आएंगे। कितने क्लॉज आएंगे? 6 क्लॉज आएंगे बोले। और वहीं पे अगर ओपीसी रही तो सब बोले ओपीसी रही तो यहां पे रहेंगे बोले 7 क्लॉजेस। 7 क्लॉजेस मतलब 7 पॉइंट बोल दीजिए भाई साहब। सर 6 पॉइंट कौन से रहने वाले हैं? ये ध्यान से सुनिएगा। शायद ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है बचपन में 11th-12th क्लास में, लेकिन फिर भी सब बोले एक आपका रहेगा जिसे कहा जाता है नेम वाला क्लॉज, ठीक है। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का पूरा नाम जो रहेगा वो बोले यहां पे लिखा हुआ रहेगा। दूसरा जो है उसे आप नाम दे सकते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। क्या नाम देंगे? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। तीसरा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नाम दे सकते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज, ठीक है। लेकिन यहां पे ध्यान से सुनिएगा, सब बोले ऑब्जेक्ट क्लॉज में 2 क्लॉजेस होते हैं। एक आपका रहता है जिसे नाम दिया जाता है मेन क्लॉज, ठीक है। मेन क्लॉज का मतलब क्या है? सब बोले जिस काम को करने के लिए एक्चुअल में कंपनी को बनाया गया होगा उसे कहा जाता है मेन क्लॉज, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा जो आपका यहां पे आता है बी, ये ध्यान से सुनिएगा। बी कौन सा रहेगा? बोले मेन क्लॉज नहीं, सॉरी मेन ऑब्जेक्ट बोलेंगे इसको। मेन ऑब्जेक्ट सबसे पहली बात। और दूसरा सब बोले ऑब्जेक्ट्स नेसेसरी फॉर फर्दरेंस ऑफ मेन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब बोले कैसा होगा कि अगर आपको मेन ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, हमने कहा सर हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है? पढ़ाना। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अगर अपने को पढ़ाना है तो पढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर एसेट्स को परचेज करना पड़ेगा। एसेट्स को परचेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर बैंक से लोन लेना पड़ सकता है। दूसरी बात, आपको स्टूडियो बनाना है, उसके लिए आपको प्रीमाइसेस लग सकता है, उसके लिए प्रीमाइसेस का कंस्ट्रक्शन जो है वो करना पड़ सकता है। गॉट द पॉइंट? सारी की सारी बातें जो है वो आपके मेमोरेंडम में लिखी हुई होनी चाहिए कि हमको बोले ये काम जो है वो करना है बोले। गॉट द पॉइंट? मेन काम क्या है? हमने कहा टीचिंग प्रोवाइड करना, और वो टीचिंग का काम जो है उसको करने के लिए क्या करना पड़ सकता है? अदर काम जो है वो भी बोले आपको यहां पे करने पड़ सकते हैं। गॉट द पॉइंट? तो मेन ऑब्जेक्ट अलग से लिखना पड़ेगा और जो एंसिलरी वाले ऑब्जेक्ट होंगे इनको बोले आपको क्या करना होगा? अलग से बताना पड़ेगा। ये समझ में आया भाई साहब? बोले ठीक है सर, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद में अगर मैं ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाद में अगर बात करूं तो अगला आपका आएगा लाइबिलिटी क्लॉज, ठीक है। सब बोले मेंबर की लायबिलिटी कैसी है? इज इट लिमिटेड बाय शेयर, इज इट लिमिटेड बाय गारंटी, और इज इट लिमिटेड अनलिमिटेड? गॉट द पॉइंट? उनमें से कौन सी है ये आपको बताना पड़ेगा। फिर इसके बाद में अगला आता है कैपिटल वाला क्लॉज। सर इसमें क्या होता है? बोले आपकी कंपनी का कैपिटल जो है वो बोले कितना रहने वाला है, कंपनी का ऑथराइज कैपिटल जो है वो कितना है। सर ये क्या होता है ऑथराइज कैपिटल वगैरह, इसके बारे में अपन अलग से बात करेंगे इसी क्लास के अंदर, डोंट वरी, ठीक है। चलिए कैपिटल क्लॉज जो है उसके बारे में बताना होगा। फिर इसके बाद में कितने हो गए? 1 2 3 4 5, और लास्ट आता है आपका जिसे नाम दिया जाता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। कौन सा क्लॉज? सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सर अगर आपकी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है तो आखिरी में 2 लोगों को यहां पे साइन करना पड़ेगा जो कि क्या रहेंगे? इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को सब्सक्राइब करने वाले सब्सक्राइबर होंगे, और वही लोग इस बात की गारंटी देते हैं, इस बात का वादा करते हैं कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स हमारे नाम के सामने में लिखे हुए हैं उतने शेयर्स बोले एक्वायर करने के लिए हम क्या हैं? तैयार।
ये समझ में आया? तो उसे क्या कहा जाएगा? सब्सक्रिप्शन क्लॉज। तो कुल मिला के अगर मैं यहां पे क्लॉजेस के बारे में बात करूं तो एक ये वाला क्लॉज आपका रहेगा, ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरा क्लॉज होगा, फिर इसके बाद में सॉरी तीसरे वाला क्लॉज, फिर इसके बाद में चौथे वाला क्लॉज, फिर पांचवा, और फिर ये कौन सा हो गया? ये आपका छठे वाला क्लॉज। लेकिन अगर आपकी जो कंपनी है ये कौन से वाली कंपनी है? ओपीसी वाली कंपनी, तो ओपीसी में बाकी जो 6 क्लॉज है वो तो कॉपी पेस्ट वैसे के वैसे रहने वाले, बट 6 के अलावा एक और क्लॉज आपका यहां पे रहेगा 7th वाला, जिसको आप नाम कह देंगे सक्सेशन क्लॉज। कौन सा वाला क्लॉज? सक्सेशन क्लॉज। और या फिर आप इसको अगर नाम देना चाहे तो क्या कह सकते हैं? नॉमिनी क्लॉज। याद कीजिए भाई साहब, हमने कहा था कि ओपीसी कंपनी में एक ही मेंबर होता है ले देकर, ये समझ में आया? तो किसी न किसी को क्या करना पड़ेगा? नॉमिनी बनाना पड़ेगा। अब जिसको आप नॉमिनी बना रहे होंगे उसका नाम क्या करना होगा आपको ये डॉक्यूमेंट में लिखना पड़ेगा, राइट? ये डॉक्यूमेंट के सक्सेशन क्लॉज वाले टॉपिक के अंदर आपको क्या करना होगा? इस चीज को लिखना पड़ेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? अगर आपकी कंपनी एक ओपीसी कंपनी है तो बोले आपको ये वाला काम यहां पे करना होगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है सर। तो ये हुआ ऑल अबाउट व्हाट? द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद में एक और डॉक्यूमेंट आपका आता है भाई साहब, इसको अपन यहीं पे ही कवर कर लेते हैं। नाम क्या है? सब बोले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। गॉट द पॉइंट? शॉर्ट में अगर आप इसको नाम देना चाहे तो क्या कह सकते हैं? AOA। और या फिर कुछ लोग इसको सिंपली आर्टिकल का नाम भी दे देते हैं। सब बोले कंपनी के आर्टिकल्स में ऐसा लिखा हुआ है, कंपनी के आर्टिकल्स में वैसा लिखा हुआ। आप आर्टिकल्स भी बोल सकते हैं, वो भी चलेगा, ठीक है। सब बोले ये क्या चीज है? ये ध्यान से सुनिएगा सर। बोले ये कह सकते हैं बायलॉज है, बायलॉज हैं ऑफ कंपनीज, ऑफ कंपनी सॉरी, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि दे आर द इंटरनल रूल एंड रेगुलेशंस, ठीक है। या फिर यू कैन से कि इट इज रूल एंड रेगुलेशन फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी क्या नहीं कर सकती है, वगैरह वगैरह। अगर इसमें मैं क्लॉजेस के बारे में बात करूं तो यूजुअली देयर विल बी मोर देन 30 क्लॉजेस, ठीक है। अपने ऊपर डिपेंड करता है भाई साहब, आप कितने भी क्लॉज डाल सकते हो। आप 50 भी बातें वहां पे डाल सकते हो, जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंडीशन वगैरह होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वैसे आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी डाल सकते हो। आपने कहा सर हमारी कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको बोले अगर आप बेचना चाहते होंगे तो बोले मार्केट में नहीं बेच सकते हो, कंपनी के ही एग्जिस्टिंग मेंबर्स को आपको क्या करना होगा? ऑफर करना पड़ेगा। एक और क्लॉज डाल दिया, अगर कंपनी के मेंबर्स ने वो शेयर्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया तो एक काम करो, बोले डायरेक्टर्स को ऑफर कर दो। सब डायरेक्टर्स ने अगर परचेज करने से मना कर दिया तो बोले मार्केट में जाके आप इसको क्या कर सकते हो? बेच सकते हो। ये समझ में आए? दूसरा सर, कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स जो है वो कौन से रहेंगे? उनका नाम जो रहेगा वो आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट सब बोले आपकी जो पर्टिकुलर कंपनी है उस कंपनी के अंदर जब शेयर्स को इशू करने की बात की जाए तो बोले कितने रुपए की फेस वैल्यू पे शेयर्स को इशू किया जाएगा। अगर बोनस शेयर्स का इशू लाना होगा तो क्या करना होगा, कब किया जा सकता है? अगर आपने कल को जाके शेयर्स परचेज कर लिए हैं लेकिन पैसा आपने पूरा नहीं दिया होगा, पार्टली पेड अप शेयर्स अगर रहे तो क्या उनका फॉरफीचर किया जा सकता है? अगर हां तो बोले वो कैसे किया जा सकता है, राइट? ये सारी बातें जो है वो आपको कहां पे मिलेंगी? कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मिलेंगी। लेकिन ध्यान रखिएगा भाई साहब कि सर इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे ये वाला पॉइंट जो मैं लिखने जा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है? दैट देयर शुड नॉट बी there should not be any provision in article of association which is against memorandum of association और कंपनीज एक्ट 2013
एंड रूल्स मेड देयर अंडर। ये समझ में आया क्या भाई साहब? मतलब आपकी कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसी कोई भी बात लिखी हुई नहीं होनी चाहिए जो कि आपके मेमोरेंडम के अगेंस्ट हो। जो बातें आपके मेमोरेंडम के अंदर लिखी हुई है उनके कंसिस्टेंट होना चाहिए। जो बातें आपके कंपनी एक्ट 2013 के अंदर लिखी हुई है उनके कंसिस्टेंट होना चाहिए। और ये वाली बात आप यहां पे मेमोरेंडम के बारे में भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। बोले सर अगर मैं मेमोरेंडम के बारे में बात करूं, दैट नो पार्ट in the memorandum of association shall be inconsistent to Companies Act 2013 and rules made thereafter। ये समझ में, कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल्स मेड देयर अंडर के अगेंस्ट में होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा रहा तो वापस से पंगा मेरे भाई। मतलब वो जो प्रोविजन आपका रहेगा वो क्या हो जाएगा, नल एंड वाइड हो जाएगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसे क्या कहा जाएगा, अल्ट्रा वायस कह सकते हैं। ये समझ में, बियॉन्ड द अथॉरिटी वाली चीज होगी भाई साहब। गॉट द पॉइंट। चलिए, तो ये जो बात है इसको आप क्या करोगे, अपने दिमाग में अच्छे से फिट करके रखोगे। गॉट द पॉइंट। चलिए सर, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे तरीके से। आई होप कि पूरी कहानी जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, सबसे पहले आप इसका फोटो ले लीजिएगा। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कहाँ लॉगिन करना है, mca.gov.in पे लॉगिन करना है। फिर उसके बाद में आप नाम के लिए अप्लाई करोगे, उसके लिए फॉर्म कौन सा है, स्पाइस प्लस वाला फॉर्म है, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। कितने पार्ट से इसके, सब बोले 2 पार्ट से। पहला पार्ट जो है वो किसके लिए होगा, नाम को रिजर्व करवाने के लिए। जो नाम आपको मिलता है कितने दिनों के लिए अवेलेबल रहेगा, सब बोले 20 डेज के लिए। मतलब 20 डेज के अंदर उस नाम से आपको कंपनी जो है उसको बनानी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो दोबारा नाम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और हो सकता है कि वो नाम शायद अब आपको दोबारा ना मिले। फिर इसके बाद में पार्ट बी, सब ये इनकॉर्पोरेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें आपको ये सारी चीजें जो है वो करनी पड़ेंगी। साथ में स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो आपको पे करना पड़ सकता है। और फिर उसके बाद में आपको आरओसी जो है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो आपका रहेगा, जो स्टेट का आपका होगा, वो बोले आपको क्या दे देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो दे देगा। सर इसमें ये वाला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो एक कंक्लूसिव एविडेंस है इस बात का कि इंसान पैदा हो चुका है। कौन से वाला, आर्टिफिशियल वाला। आर्टिफिशियल पर्सन जो है वो बोले यहां पे पैदा हो चुका है। ये इस चीज का क्या है, बाकायदा एक प्रूफ है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट, गुड। फिर इसके बाद में सिन नंबर जो है भाई साहब, इसके ऊपर भी आपको सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन, सिन नंबर जो है इसके बारे में भी आपको सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। अंडरस्टूड द पॉइंट, बोले ठीक है सर। और फिर इसके बाद में हमने बात करी किसके बारे में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में। इसका जो फोटो है ये भी आप ले लीजिए। फिर इसके बाद में अगर मैं कंटेंट के बारे में बात करूं, कंटेंट के बारे में बात करूं तो ये भी ले लीजिए। ठीक है, और फिर इसके बाद में जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन था इसके बारे में भी नोट डाउन कर लीजिए। लेकिन भाई साहब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे एक पॉइंट और आपका आता है जिसका नाम क्या है, फॉर्मेट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये बहुत ध्यान से सुनिए भाई साहब। आपको मैंने बताया था कि कुल मिला के 7 शेड्यूल आपको दिए गए हैं, जिसमें से जो आपका शेड्यूल नंबर 1 है, कौन सा शेड्यूल है भाई साहब, बोले शेड्यूल नंबर 1 है। इसमें ना बोले बहुत सारे टेबल आपको दिए गए हैं, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, सब बोले एक आपको दिया गया है टेबल नंबर ए, एक आपको दिया गया है टेबल नंबर बी, एक आपको दिया गया है टेबल नंबर सी, एक आपको दिया गया है टेबल नंबर डी, एक आपको दिया गया है टेबल नंबर ई। हाउ सर, पता है हमको भी अंग्रेजी आती है सर, हमको भी एबीसीडी जो है वो अच्छे से आती है। लेकिन भाई साहेब यहां पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। नहीं, एक मिनट, इसको मैं एक बार हटा देता हूं, यहां पे ध्यान से सुनिएगा। सब आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि अगर मैं कंपनी के बारे में बात करूं
तो कंपनी जो है वो बोले हो सकती है लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स वाली, कंपनी जो है वो हो सकती है लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी वाली, ठीक है। कंपनी बोले आपकी हो सकती है लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी वाली, ठीक है, प्लस हैविंग शेयर कैपिटल, ठीक है। दूसरी बोले अनलिमिटेड वाली हो सकती है, ठीक है। और लास्ट वाली बोले अनलिमिटेड प्लस हैविंग शेयर कैपिटल वाली हो सकती है। बोले हाँ सर, ये अपने को पहले से पता है। तो अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा सर। बोले अगर आप यहां पे बात करते हैं अबाउट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, किसके बारे में बात करते हैं? एमओए के बारे में। तो भाई साहब फॉर्मेट देखिए, आपको ये वाले टेबल में दिया गया। अगर बोले आपकी कंपनी जो है वो लिमिटेड बाय शेयर वाली है तो टेबल ए में आपको फॉर्मेट दिया गया है जो कि आपको फॉलो करना होगा। अगर बोले वो लिमिटेड बाय गारंटी वाली है तो टेबल बी आपको दिया गया है जो कि आपको फॉलो करना होगा। अगर बोले वो गारंटी वाली है हैविंग शेयर कैपिटल तो टेबल सी, अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली है तो टेबल डी, और अगर वो अनलिमिटेड प्लस हैविंग शेयर कैपिटल वाली है तो फिर ई वाला जो फॉर्मेट आपका होगा ये बोले फॉलो करना पड़ेगा। किसके लिए? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए, ठीक है। बट ये ध्यान से सुनिएगा, अगर वहीं पे आप बात करते हैं अबाउट व्हाट, अबाउट बोले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। सबसे पहला पॉइंट यहां पे आता है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अगर बोले आप ऐसी कंपनी की बात करते हैं विच इज लिमिटेड बाय शेयर, तो ऐसे केस में आपको फॉलो करना होगा टेबल नंबर एफ। ये समझ में है? लेकिन फिर ध्यान से सुनिएगा, अगर बोले आप बात करते हैं अबाउट द कंपनी जो कि लिमिटेड बाय गारंटी है, तो ये मत बोलना सर हमें गिनती आती है ए बी सी डी ई, एफ के बाद में जी आता है। ध्यान से सुनिएगा, यहां पे जो टेबल आपका बनेगा ये रहेगा टेबल नंबर एच। सर एफ के बाद में एच थोड़ी आता है सर, ए बी सी डी नहीं आती क्या आपको? मेरा पता नहीं, लेकिन शायद जिसने शेड्यूल बनाया था उनको नहीं आती है। एफ के बाद में उन्होंने एच दिया। अच्छा, तो सर अगला बोले टेबल ई एफ, अगला दिया हुआ है जी, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला जो है वो आपको दिया गया है टेबल ई एफ जी एच, यहां पे आपको दिया हुआ है आई, सॉरी यहां पे आपको दिया हुआ है जे, और यहां पे आपको दिया हुआ है आई। ये ध्यान रखना भाई साहब, अगर मैं यहां पे बात करता हूं अबाउट द फॉर्मेट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सर ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बताइए कौन से टाइप की कंपनी के हिसाब से जो मेमोरेंडम का फॉर्मेट है वो बोले आपको कहां पे दिया गया, राइट? ये सवाल आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर कंफर्म करना होगा तो जो ऐप आपके पास में है, इस ऐप के शेड्यूल्स वाले में जाइए। शेड्यूल नंबर 1 दिख रहा है आपको, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, राइट? इसमें अगर आप यहां थोड़ा नीचे जाके देखोगे तो आपको मिलेगा, देखिए सबसे पहले टेबल नंबर ए किसके लिए है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर, ठीक है साहब। टेबल नंबर बी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। फिर उसके बाद में टेबल नंबर सी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल। सर सी के बाद में डी, अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। डी के बाद में ई, हैविंग शेयर कैपिटल और अनलिमिटेड कंपनी। अब इसके बाद देखना कहानी में चेंज। सर टेबल नंबर एफ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर, और एफ के बाद में अगर आप देखोगे लंबा चौड़ा आएगा ये, क्योंकि क्लॉजेस बहुत सारे होते हैं इसके। शेयर कैपिटल को अल्टर करना है तो जनरल मीटिंग का वगैरह 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 वगैरह, ये भगवान, कॉमन सील, अकाउंट्स, वाइंडिंग अप, ये देखिए। एफ के बाद ई एफ जी, जी में देखिए क्या आता है। एफ के बाद में यहां पे जी दिया गया है, बट कहानी चेंज कर दी। क्या आया है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, एंड हैविंग शेयर कैपिटल सीधा दे दिया गया आपको। ये समझ में आया? और एच के अंदर, सर एच के अंदर अगर आप देखोगे
नॉट हैविंग शेयर कैपिटल के बारे में आपको वहां पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, वैसे भी इसमें गड़बड़ मत कर दीजिएगा। आपका जो अल्फाबेट होगा इसको आप सही तरीके से देखिएगा। ये समझ में आया क्या? अंडरस्टूड द पॉइंट? चलिए, दैट्स इट भाई साहब। तो आज के लिए मतलब ये वाली क्लास के लिए